हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास एक चार्ज्ड पार्टिकल है जिसको आप इलेक्ट्रॉन भी मान सकते हैं या प्रोटॉन मान सकते हैं। ठीक है। इज इंट्रोड्यूस्ड एट द ओरिजिन विद अ गिवन इनिशियल वेलोसिटी वी वेक्टर। तो आपने उसको वी वेक्टर की वेलोसिटी दे दी है। ठीक है। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट एवरीवेयर। तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म ई वेक्टर और बी वेक्टर बताया गया है। द वेलोसिटी v, e and b are given in the columns. The quantities are पॉजिटिव इन मैग्नीट्यूड। देखो आपके पास जो ई नॉट है बी नॉट है पॉजिटिव है। ठीक है। पहला कॉलम में आपको बताया उसने कि आपके पास जो वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में है, यानी कि ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस है और ये आपके पास जेड एक्सिस है। ठीक है। तो एक्स एक्सिस में उसकी वेलोसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस में है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो आपका बी है वेक्टर है वो भी है एक्स एक्सिस में। ठीक है। ऐसा कुछ दिया गया है आपको। तो ओवरऑल आपसे ये पूछा है, पहला क्वेश्चन ये है उसका कि इन विच केस विल द पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करने का मतलब है कि पार्टिकल पर लगने वाला एफ नेट जीरो हो जाए। तो एफ नेट जीरो हो जाए, सिंपल सा कहने का मतलब उसका ये है। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा सेम मैग्नेटिक फोर्स लगने लगे। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है क्यू वी बी और ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये दोनों इक्वल हो जाएं तभी ऐसा पॉसिबल होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वी बी के इक्वल हो जाए मैग्नीट्यूड में। ये कहने का सेंस होता है। और दूसरा ये कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हों। तो अपोजिट होने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाए। ओवरऑल कहने का सेंस यही है कि अपोजिट हो। ठीक है। तो पहले में देखो क्या है कि आपका ऑप्शन वन दिया है कि आपका पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में लग रही है और उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है आपका, वो भी जेड डायरेक्शन में लग रही है। तो देखो दोनों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होंगे। क्योंकि जो एफनेट होता है किसी भी पार्टिकल पर वो होता है क्यू ई प्लस का क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा कि ये टर्म तभी जीरो होगा जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। ठीक है। और परपेंडिकुलर हो। यहाँ से आप ई वेक्टर निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस का वी क्रॉस बी। ठीक है। तो वी क्रॉस बी आने का मतलब ही यही है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है। यानी कि बी जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। कहने का सेंस ये। तो यहाँ पर तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन टू में देखो क्या है कि आपके पास प्रोटॉन है जिसकी वेलोसिटी जीरो है। तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है तो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी का वर्ड ही खत्म हो गया, क्योंकि जीरो वेलोसिटी से तो मूव नहीं कर रहा होगा ना। तो ऑप्शन टू भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन थ्री में दिया है कि आपके पास पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है और उस पर जो वेलोसिटी है उसकी ई नॉट बाई बी नॉट है। और मुझे देखने में तो लग रहा है काफ़ी सही जा रहा है ये। और उसके बाद उसने उसका थर्ड पार्ट लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और पार्टिकल जो इस डायरेक्शन में जा रहा है वाई एक्सिस में, और एस यानी कि जेड डायरेक्शन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। सही है। तो देखो ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके पास मैग्नेटिक पार्टिकल की वेलोसिटी है। जब आप सॉल्व करोगे तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि आपका वी नॉट की वैल्यू ई नॉट बाई बी नॉट भी क्लियर हो जाएगा और आपको डायरेक्शन जब मैनेज करोगे तो भी सेम आ रहा है। ठीक है। क्योंकि वी क्रॉस वी आपका है, वी आपका क्या दिया गया है जे कैप, और ये आपका है के कैप। तो जे कैप क्रॉस के कैप कितना हो जाएगा माइनस आई कैप। तो ये आपका हो गया फर्स्ट का आंसर ऑप्शन थ्री। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे कहा है उसने कि इन विच केस द पार्टिकल विल
डिस्क्राइब हेलिकल पाथ विद एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो देखो सिंपल सा केस है कि पार्टिकल को जेड एक्सिस में जाना है, ठीक है, जेड डायरेक्शन में जाना है और एक हेलिकल पाथ बनाना है। हेलिकल पाथ बनाने का सेंस देखो ये हुआ कि पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होगी वो जेड डायरेक्शन में जाने की होगी, और जो वो सर्कल बना रहा होगा हेलिकल पाथ का वो भी जेड डायरेक्शन के लॉन्ग होगा, यानी कि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो उसके पास एक इस डायरेक्शन वेलोसिटी होगी और एक वो सर्कल बना रहा होगा, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों लग रहे होंगे, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, यानी दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगने चाहिए, ठीक है। ये केस समझ में आ गया। तो आपके पास फोर्थ ऑप्शन में दिया है कि पहला ऑप्शन है आपके पास कि 4 1s। देखो 4 1s में क्या है, तो पहला ऑप्शन है 4 1s। देखो फोर्थ उसमें क्या होगा कि पार्टिकल का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है और इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस में है, तो पार्टिकल पर जेड एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लगेगा, ठीक है। अब क्योंकि पार्टिकल एक्स एक्सिस में जा रहा है, जेड एक्सिस में फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा जेड एक्सिस की तरफ। तो इसका सीधा सा सेंस ये हो गया कि पार्टिकल हेलिकल पाथ तो नहीं परफॉर्म कर सकता, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि हेलिकल पाथ के लिए ये जरूरी है कि पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो और जो मैग्नेटिक फोर्स हो उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो या तो इस डायरेक्शन में हो, ठीक है, या फिर मतलब सीधा सा बात है परपेंडिकुलर हो जेड एक्सिस के, सेंस ये है कहने का, ठीक है। जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर का मतलब ऊपर नीचे जा रहा हो, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं इसी तरह से। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है कि 2 2 r, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा हो और एक्स इस एक्सिस के लॉन्ग उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मीन्स ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना चाहिए वो जेड एक्सिस के लॉन्ग होना चाहिए, कनेक्शन से है। इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग नहीं हुआ तो पार्टिकल में हेलिकल पाथ को नहीं मूव परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है, जेड एक्सिस के लॉन्ग। ऑप्शन 3 में देखो 3 3p, तो 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, सही है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी सही है। और उसके अलावा क्या दिया है, तो ओवरऑल सीन क्या होगा कि ऑप्शन 4 भी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन 4 में क्या दिया है, ये ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 दोनों में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है सबका एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, जब जेड एक्सिस के लॉन्ग हो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तभी वो जेड एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल हेलिकल पाथ में मोशन कर सकता है। तो यानी कि यहाँ पर से ऑप्शन 1 जो होगा ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 1 में क्या है कि पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो जब जेड एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो जब पार्टिकल धीरे धीरे क्या होगा कि जेड एक्सिस के लॉन्ग आने लगेगा और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड -x डायरेक्शन में है, तो यानी कि अगर आप इसको -x डायरेक्शन मान लेते हैं तो इसकी वजह से पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म करने लगेगा। तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। और इसमें देखो क्या दिया गया कि इन विच केस द पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन along निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में मूव करने का सीधा सा सेंस है कि पार्टिकल पर एफ मैग्नेटिक जीरो होना चाहिए, और एफ मैग्नेटिक जीरो होने का सेंस ये दो ही केसेस में पॉसिबल है, या तो बी वेक्टर जीरो हो जाए या वी वेक्टर जीरो हो जाए या वी और बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए, ठीक है। इन ये में से कोई भी केस होगा तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा, तभी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है, ठीक है। तो अब इसमें से देखो आपके पास है तीसरा दूसरा आर, तो तीसरा यानी कि वेलोसिटी जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर स्टार्टिंग में तो जीरो हो जाएगा। फिर दूसरा यानी कि तीसरे के बाद क्या है दूसरा, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका -x एक्सिस में लग रहा है और आर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका वो वाई डायरेक्शन में है। तो देखो होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है -x एक्सिस में, तो पार्टिकल -x डायरेक्शन में मूव करेगा
और वाई एक्सिस में अगर आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड तो वो इसको हेलिकल पाथ में मूव करा देगा। तो यानी पार्टिकल हेलिकल पाथ में मूव करेगा, तो ऑप्शन 1 विल नॉट बी योर आंसर। ऑप्शन 2 में है 4-2s। तो देखो 4-2s में क्या है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसका मोशन है और माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग उसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें वाई एक्सिस तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। मतलब ये केस तभी पॉसिबल है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो तभी मूव करेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो। अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं हो रहा है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल जो होगा वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करने लगे, मतलब वाई एक्सिस से मूव करना स्टार्ट करे और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मूव करने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या करेगा, वो तो उसको रोटेट करवाएगा ना, उसका पर जो फोर्स लगेगा इसका QVB, वो क्या करना चाहेगा, इसको वो फोर्स प्रोवाइड करेगा और उसको एक सर्कल में रोटेट करा देगा, इसकी वैल्यू होगी QV/MB। ठीक है, इस रेडियस से उसको सर्कुलर पाथ में रोटेट कराएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देना चाहिए, सीन ये बनना चाहिए। तो तभी ऐसा पॉसिबल है, यानी कि ई वाई डायरेक्शन में उसके पास फोर्स हो। तो यानी कि सेकंड उसका ऑप्शन में जरूर होना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ ऑप्शन 4 में ही है। अब ऑप्शन 4 में देखते हैं कि क्या कंडीशन है। ऑप्शन 4 में 2-3 Q। तो 3 पार्ट क्या है कि माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसका मोशन है। तो पार्टिकल क्या है कि मान लो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग उस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, वो वाई एक्सिस के लॉन्ग सॉरी मूव कर रहा है और माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग उस पर फोर्स लग रहा है। और तीसरा उसने क्या बताया है, Q, और Q एक्स एक्सिस के लॉन्ग उस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा ये आपका लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी जेड में, और एक्स इधर लग रहा है। इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इन दैट केस इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो डिस्क्राइब कर सके। तो नो ऑप्शन कैन डिस्क्राइब। ठीक है, थैंक यू। Hello, we are given with a question, and the question says a neutron, a proton, and an electron and an alpha particle enters a region of constant magnetic field with equal velocities. The magnetic field is along inward normal to the plane of the paper. The tracks of the particle are labeled, right? The electron follow track and the alpha particles follow track what? So, first of all, since we have the radius of the track for any particle, right? So that is R equals to mv by qb, right? Since velocity is same and magnetic field is same, so R would be only proportional to m by q, right? So for D, right, it is in opposite direction, so it would be for electron, right? And a neutron will go without any deflection because it has no charge, right? So C is for neutron. Since we have this electron has opposite charge, so it will be in this direction, the force would be in this direction. So this is for electron and that has least, so the radius of this would be also less. A is for protons, right? Because for m by q, the proton has less m by q than alpha particle. And B is for alpha particle, right? So what we can say is that electron follow track D and the alpha particle follow track B. These are the answers. Thank you. इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ओके, एनर्जी अलोंग द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं।
दोनों के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है। व्हेन दे पास थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन, जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं जो कि उनके क्या है, मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन उसके वो परपेंडिकुलर है, तो दे डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ सेम रेडियस। तो वो क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे जिनकी रेडियस क्या होगी, सेम होगी। तो हमें ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं तो उनके ऊपर जो फोर्स होता है और वो सर्कुलर मोशन करते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r ये क्या होता है, क्यू वी बी के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम रेडियस को देखें तो ये v से एक क्या होगा, v पहले कैंसिल हो जाएगा, mv इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, QB/r। ओके, और यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो मोमेंटम के टर्म में हम लिख सकते हैं हम लोग √2km/r इक्वल्स टू q इंटू बी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ से अगर रेडियस को हम कैलकुलेट करेंगे तो r की वैल्यू क्या आएगी, √2mk/q इंटू बी। तो b की वैल्यू, k की वैल्यू और q की तो ये जो r की वैल्यू आएगी, q की वैल्यू भी क्या होगी, दोनों के लिए सेम होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो r प्रोपोर्शनल होगा किसके होगा, √mk, क्योंकि एवरीथिंग इज सेम फॉर बोथ चार्जेस। क्योंकि k की वैल्यू भी सेम है, b की वैल्यू भी सेम है और q की वैल्यू भी क्या है, सेम है। अब जो रेडियस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा। तो मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, ये होता है 6.27 इंटू 10⁻27 kg। तो प्रोटॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, तो उसकी रेडियस क्या होगी, ग्रेटर होगी। ओके, आर पी जो होगा ये ग्रेटर होगा आर ई से। तो यहाँ पे दोनों की रेडियस सेम नहीं होगी, प्रोटॉन की रेडियस ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की रेडियस से। तो गिवन स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके।